लेकर आज हम इस लाइव सेशन में आपके साथ जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर मैं आपको ये बता रही हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लोकतंत्र दिया, जो संविधान दिया, उस संविधान के 4 पिलर हैं और उस 4 पिलर में सभी जो पिलर हैं वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो लोकतंत्र के जैसे पिलर है जिसमें कि संसद हो गई, जिसमें कि कार्यपालिका हो गई, और जिसमें कि मीडिया हो गया, और एक चौथा है जुडिशरी, न्यायपालिका। तो ये चारों जो पिलर मिलकर लोकतंत्र जो है वो बना हुआ है। और इन्हीं पिलरों पर लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन लगातार इन चारों स्तंभों के साथ पूरे देश के अंदर सरकारें जो है मनमानी कर रही हैं, और ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र को कमजोर करने की बड़ी बड़ी ताकत लगा रही है, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए लगातार लगी हुई है। प्रेस मीडिया के बारे में हम अक्सर आपको बताते ही रहते हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर मीडिया मैनिपुलेट होता है, और मीडिया जो है वो सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। अब तमाम लोग जानते हैं। लेकिन अब जुडिशरी का भी मामला अब सामने आया है। इसके पहले भी कई मामले जुडिशरी को लेकर सामने आए हैं, न्यायपालिका को लेकर सामने आए हैं। और जब से बिल्किस बानो को न्याय नहीं मिला तब से तो यह सवाल अब लोगों के मन में आ रहा है कि अब न्याय भी जो है वो जाति और धर्म और वर्ण को देखकर ही मिलेगा। वो निर्भर करता है कि जो विक्टिम है और जो आरोपी है और जो पीड़ित है उनकी कौन सी जाति है। अगर आप सवर्ण हैं और अगर आप आरोपी हैं तो भी छूट सकते हैं। अगर आप सवर्ण हैं और पीड़ित है तो आपको न्याय तुरंत मिलेगा। लेकिन अगर आप सवर्ण नहीं हैं और पीड़ित है तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही थी, और उसी के चलते अब बीच में एक और खबर निकल कर आ रही है। जब चंद्रचूड़ इस देश के मुख्य जस्टिस बने और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो पूरे देश के अंदर डंका बजता है और काफी तारीफें भी की जाती है। चंद्रचूड़ को लेकर ये बात कही जाती है कि वो सामाजिक न्याय को पसंद करते हैं और तमाम देश के संवैधानिक गांधीर्य को समझते हैं। ये तमाम चीजें जो है जब चंद्रचूड़ की नियुक्ति हुई इसके बाद देखने में आई। अब हाल ही में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 34 जज हैं, और इन 34 जज में 7 जजों की नियुक्ति जो है वो हाल ही में हुई है, और वो नियुक्ति चंद्रचूड़ इन्होंने की है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस देश के, चंद्रचूड़, उन्होंने ये नियुक्तियां की है। और इन नियुक्ति में जो 7 जजों की नियुक्ति हुई है उन नियुक्ति में एक भी SC ST और OBC का नहीं है। ये बड़ी बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो जस्टिस की जो भर्तियां होती है या फिर जो नियुक्तियां होती है वो नियुक्तियां कोलेजियस सिस्टम के तहत होती है, कोलेजियम सिस्टम के तहत होती है। और इसी वजह से जब तक उसकी सिफारिश ना हो, अब वो सिफारिश जाति के आधार पर ना हो, धर्म के आधार पर ना हो, तब तक उनकी सिफारिश को मान्य नहीं किया जाता या फिर उनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो जिन 7 जजों की नियुक्तियां हुई है सिफारिश के तौर पर, जो चंद्रचूड़ CGI है उन्होंने किए, CGI है उन्होंने किए हैं, तो ये 7 जजों में SC ST OBC के कोई भी शामिल नहीं है। और उसके बाद अब जो है बहुजन समाज की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपने ट्विटर हैंडल से, इस बात का विरोध भी किया है। साथ ही उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी जातिवादी सोच को उजागर करने की भी बात कही है। बता दें कि कुल मिलाकर 34 जो न्यायाधीश है उन 34 में सिर्फ 3 जो जज है वो SC ST OBC से आते हैं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन बाकी जो 31 जज जो है, और जिसमें अभी जो 7 शामिल होकर जो कुल मिलाकर 31 हुए हैं, वो तमाम जो जज है वो सवर्ण है, वो ऊंची जाति से आते हैं। वहीं पर एक जो सुप्रीम कोर्ट में
कि अधिवक्ता है नितिन मेश्राम, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी ही नहीं दी, बल्कि इस पर सवाल भी उठाए हैं और उन्होंने एक बड़ी बड़ी चिंता जताई है। मैं आपको ये बता दूं कि उनका क्या कहना है। उन्होंने ये कहा है कि चंद्रचूड़ के कॉलेजियम के चलते देश के सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति हो रही है, एक भी SC ST OBC का नहीं है। सिर्फ एक अपवाद छोड़ दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 72 सालों में आदिवासी समुदाय का आज तक एक भी जज नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों में सिर्फ एक OBC जज है। देखिए, अभी तक ओबीसी का एक ही जज बन पाया है और आदिवासी कम्युनिटी से एक भी जज नहीं आया है। ये बड़ी बात जो है वो नितिन मेश्राम अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं। वही आपको ये भी बता दें कि दिलीप मंडल ने कहा है कि 34 में से 31 जज अपर कास्ट है, तो वहाँ SC ST वकीलों की बात, OBC वकीलों की बात कौन सुनेगा। तो एक और मामला सामने आ रहा है कि जब जजों की संख्या ही सवर्णों की संख्या ही ज्यादा होगी, सवर्ण जजों की संख्या जब ज्यादा होगी, तो वकीलों की भी बात उनकी जाति के आधार पर ही सुनी जाएगी। तो सवर्ण वकीलों की बात सुनी जाएगी, SC ST OBC के वकीलों की बात कैसे सुनी जाएगी, उनकी प्रैक्टिस कैसे जमेगी। वो कह रहे कि SC ST OBC के जो वकील रहेंगे उनकी प्रैक्टिस कैसे जमेगी। केस को लेकर जाने वालों को तो पता होगा कि किस वकील की बात सुनी जाती है और किसकी नहीं। तो एक बड़ी चिंता जता रहे हैं लोग जो है वो न्यायपालिका के दरवाजे को इसलिए खटखटाते हैं क्योंकि उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ होता है। वो न्याय के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं और सर्वोच्च न्यायालय की के दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हो रहा है और बड़ी तादाद में डेवलप हो रहा है, ऐसे में ये बड़ा मामला सामने आ रहा है कि जो वकील है SC ST OBC के, उनकी बात भी नहीं सुनी जाएगी क्योंकि बड़ी मात्रा जो है वो सवर्ण जजों की है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर लोकसभा चुनाव के पहले 2014 की बात की जाए या फिर 2019 की बात की जाए, बड़ी घोषणाएं हुई थी और 2 करोड़ रोजगार देने की, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी पूरे देश के युवाओं को। लेकिन अब जब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सरकार में जब रोजगार मांग रहे हैं, विद्यार्थी रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, तो पेपर लीक हो गया। अब इस पेपर लीक को लेकर बच्चे जो है वो आक्रोशित हो गए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि अब उनके उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को प्रोटेक्शन तो नहीं दिया पुलिस ने, लेकिन वो सरकारी पुलिस बनकर, सरकार की पुलिस बनकर युवाओं पर, विद्यार्थियों पर, इवन महिला छात्रों पर भी, छात्राओं पर भी लाठियां बरसा रहे हैं और काफी बेरहमी से उनकी छात्रों की पिटाई हो रही है। और तमाम जो छात्र हैं वो अब प्रोटेस्ट में निकल आए हैं, प्रोटेस्ट में निकल कर वो अब अपनी नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरियां नहीं दी जा रही है, उन्हें लाठी दी जा रही है और वो अब मुख्यमंत्री से जो है वो इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ उत्तराखंड में कहो या फिर जहां कहीं पर भी जब जब विद्यार्थी जो है सड़क पर आता है, अपने अधिकार की बात करता है, नौकरी मांगता है, तो उनके साथ जो है इस सरकार इस प्रकार का सलूक करती है कि मानो वो इस देश के देशद्रोही हो, मानो वो इस देश के दुश्मन हो, इस प्रकार का सलूक करती है। तो ये एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें उत्तराखंड के में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, जबरदस्त प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों का चल रहा है। देहरादून में प्रोटेस्ट चल रहा है और छात्रों ने ये जो पेपर लीक हुआ है नौकरियों का, जो सरकारी नौकरियों का जो पेपर लीक हुए हैं, उस बात को लेकर जो धांधली हुई है, उस धांधली के विरोध में ये स्टूडेंट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो नारे लगा रहे थे कि भर्तियों में धांधलियां बंद करो और हैंडसम धामी होश में आओ। इस प्रकार के धामी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको होश में आने की बात कह रहे हैं। और लेट लिस्ट जारी करके, मैं आपको, जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको ये मिले, रेड लिस्ट उन्होंने ये जारी की है और वहाँ कहा है कि PCS जो है तो 2.5 करोड़
उसकी कीमत बता रहे हैं। एई और जेई है ना, तो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो है 50 लाख उसकी कीमत बता रहे हैं। प्रवक्ता जो है वो 30 लाख, और पटवारी जो है 25 लाख में बनेगा। पुलिस के लिए 9 लाख की जरूरत। मतलब ये जो धांधलियां हो रही है, उस धांधली के विरोध में ये छात्र जो है वो सड़कों पर निकल आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी दो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, इस प्रकार के भी नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ा मामला सामने आया है कि सरकार की तरफ से युवाओं के साथ जो है वो इस प्रकार से व्यवहार होना, ये अपने आप में शर्म की बात है। हम कहते हैं कि ये देश युवाओं का है, ऊपर से सरकार, जब जब सरकारें अपने चुनाव मैदान में होती है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, नौकरियों की घोषणाएं करती है, लेकिन जब बजट आता है तो उसमें स्किल इंडिया के नाम पर लेबर बनाने का सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन स्थायी रोजगार, सुरक्षित रोजगार देने की बात नहीं हो रही है, नौकरियां देने की बात नहीं हो रही है। जो बच्चे एजुकेशन लेकर पढ़ाई करके वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उन्हें पहुंचने नहीं देना, ये इस देश की सरकारों ने अगर ठान लिया है तो छात्रों को जो है वो लाठियां ही मिलेगी। एक और खबर आ रही है निकलकर उत्तराखंड के बाद, जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, और उसमें कि एक जो है न्यायपालिका है, और अब एक जो चौथा है वो मीडिया है। तो मीडिया के लिए तमाम जो लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि हम पत्रकार बनना चाहिए और पत्रकारिता की पढ़ाई करनी चाहिए, और पत्रकारिता की पढ़ाई करने के लिए कोई अच्छा सा, मतलब पूरे देश के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए तो जिसका नाम हो, और पूरे देश के अंदर आईएमसी का बड़ा नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नाम पर ये इंस्टीट्यूट है, और जेएनयू से लगा हुआ ही ये कैंपस है, जेएनयू के अंदर ये कैंपस है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है। अब आज तक आप तमाम मामले देखते होंगे कि एससी एसटी के साथ जो घटनाएं होती है, एससी एसटी के साथ मानसिक प्रताड़ना होती है, एससी एसटी के छात्रों के साथ जो है उत्पीड़न समझ आता है। लेकिन आईआईएमसी में ये बड़ी बात सामने आई है, और कुछ जो छात्र है, ओबीसी छात्र, वो आईआईएमसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी है। जब कारण पता चला तो कारण जो है नवीन कुमार है, आर्टिकल 19 इंडिया इस चैनल के संपादक है, वो उनसे मिलने गया, और इस इंटरव्यू में हमने देखा कि वो आईआईएमसी के स्टूडेंट से बातचीत कर रहे हैं। और जब बात पता चली तो क्या बात पता चली कि वो स्टूडेंट्स ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, और उनके साथ मानसिक प्रताड़ना जो है सवर्ण शिक्षक करते हैं, और इतना ही नहीं, सवर्ण विद्यार्थी भी जो उनके क्लासमेट्स हैं वो उन्हें गाली गलौज करते हैं, क्योंकि एक मानसिकता जो है, जातिवादी मानसिकता जो है वो लगातार काम कर रही है, और ओबीसी भी इससे बच नहीं पा रहा है। इसी मामले की जो गंभीरता को समझते हुए बहुजन समाज पार्टी की नेता एडवोकेट रजनी बौद्ध, वो इस मौके पर पहुंची और छात्राओं से उन्होंने बात की। छात्राओं का यह कहना है कि जब वो कक्षा में बैठते हैं तो जो सवर्ण शिक्षक होते हैं, वो सवर्ण शिक्षक बात करते हैं तो अगर मान लो शेड्यूल कास्ट का है या शेड्यूल ट्राइब का है तो उसे नक्सली कहते हैं। किसी विद्यार्थी ने अगर ये कह दिया, या वो माइनॉरिटी से आता है, आजमगढ़ से रहने वाला है और माइनॉरिटी स्टूडेंट है, तो वो कहेंगे कि अब क्या आप छोटे पाकिस्तान में रहते हैं। तो इस प्रकार से बातें की जाती हैं, मतलब कि बातों बातों में भी एससी एसटी के साथ जो है वो उत्पीड़न होता है, ओबीसी छात्रों के साथ गाली गलौज होती है, शिक्षक के सामने ही, मतलब सवर्ण शिक्षक के सामने सवर्ण विद्यार्थी जो है वो बैकवर्ड विद्यार्थियों को गाली गलौज तक कर देते हैं, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से मेंटली जो है मेंटली डिप्रेशन में ये बच्चे आ रहे हैं, और देश के भावी पत्रकार हैं, और इन पत्रकारों के सामने शिक्षकों का जो रवैया है वो एक पत्रकारिता के लिए शर्मसार करने वाला है। और एक पत्रकार बनाने वाले जो शिक्षक है वो किस प्रकार से जातिवादी मानसिकता को रखते हैं, और वो किस प्रकार से अपने इस सिस्टम को, अपने सवर्ण सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आईआईएमसी के जो छात्र है, जिसमें कि खासकर आशुतोष है, और उन्होंने एक बड़ी बात बताई है इस इंटरव्यू के दौरान। उनका यह कहना है कि
शिक्षक जो है, उपाध्याय है, एसोसिएट प्रोफेसर अगर मिश्रा है, एसोसिएट प्रोफेसर अगर सवर्ण है, तिवारी है, स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट में भी सवर्ण है। तो ये कोई संयोग नहीं है, इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है और उन चीज़ों पर कब्जा पाया हुआ है। और इन तमाम चीज़ों का कारण यह है कि इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, जो शिक्षा से वंचित करने का जो सिस्टम रहा है, उसी सिस्टम को ध्यान में रखते हुए सवर्णों ने सवर्ण शिक्षक होना या फिर सवर्ण विद्यार्थी होना या इनकी संख्या ज्यादा होना किसी कक्षा में, ये कोई संयोग नहीं है। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। तो ये आईआईएमसी में हो रहा है, और जिस आईआईएमसी से बड़े बड़े पत्रकार निकलकर सामने आते हैं, और पत्रकारों का काम होता है देश हितों को और देशवासियों के हितों के लिए बात करना, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना, सरकार से सवाल करना। लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही हैं। इसी कड़ी में जेएनयू के अंदर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इन्होंने भी जेएनयू का दौरा किया और जेएनयू के छात्रों से उन्होंने बातचीत की। बता दें कि सोशल साइंस के ये विद्यार्थियों से वो मिले हैं, और इतना ही नहीं, प्रोफेसर विवेक कुमार इनके साथ भी उन्होंने बैठक की। इस बैठक के दौरान जो है प्रोफेसर विवेक कुमार, इन्होंने अपनी जो किताब है दलित एजेंडा 2050, इस किताब को भेंट की आकाश आनंद को। और आकाश आनंद ये तमाम चीज़ों की जानकारी जो है वो अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने लिखा है कि आज जेएनयू के प्रोफेसर और मिशन के मजबूत सिपाही विवेक कुमार प्रोफेसर जी, इनसे मिलने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बहुजन विचारधारा को व्यवहारिकता प्रदान करने के दस्तावेज के तौर पर लिखी हुई अपनी किताब दलित एजेंडा 2050 दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये किताब युवाओं के लिए एक गाइड का काम करेगी। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कुछ तस्वीरें वहां के विद्यार्थियों के साथ शेयर की हैं, और वहां पर भी उन्होंने लिखा है कि आज जेएनयू में बहुजन मिशन के साथ मजबूती से जुड़े हुए युवा साथियों से मिलने का मौका मिला। आप सभी का मिशन के लिए समर्पण और विश्वास को देखकर मैं अभिभूत हूँ। आप सभी साथियों ने जो अनमोल विचार साझा किए हैं, उन सभी को अमल में लाने की ईमानदारी से मैं कोशिश करूंगा। बता दें कि जितने डाउन टू अर्थ हम बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर लग रहे हैं, उतने ही डाउन टू अर्थ वो अपनी बातों में भी उतनी सिंप्लिसिटी दिख रही है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से उन विद्यार्थियों के विचारों को अपनाने की बात कही है। तो एक सिंप्लिसिटी के साथ आकाश आनंद ने ये ट्वीट और तस्वीरें साझा की है अपने ट्विटर हैंडल से, और साथ ही प्रोफेसर विवेक कुमार के साथ भी उन्होंने तस्वीरें हैंडल की हैं, तस्वीरें जो है वो शेयर की हैं। आपको एक और बता दें, इन्हीं खबरों के चलते कि हैदराबाद में एक बड़ी घटना सामने आई है, और हैदराबाद में एक वीडियो किसी ने जारी किया है, और उस वीडियो में कहा है कि अगर मैं बाबा साहब अम्बेडकर इनके समय में होता तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को, गोडसे ने जिस प्रकार से गांधी को गोली मार दिया, उसी प्रकार से मैं भी गोली मार देता। तो इस प्रकार का बड़ा बयान जारी करके सोशल मीडिया पर उसने वायरल कर दिया है। और उसके बाद फिलहाल तो जो है वायरल करने वाला अभी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन जिस प्रकार से सोच इस देश के अंदर पनप रही है बाबा साहब अम्बेडकर को गोली मारने की, ये तो कितना द्वेष बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर इस देश में फैल रहा है, ये सोचने की बात है। एक तरफ इस देश के दलित, आदिवासी और ओबीसी यह जागरूक हो रहा है, इनमें चेतना निर्माण हो रही है। भारत के संविधान को लेकर एक विश्वास, श्रद्धा और आस्था का निर्माण हो रहा है, सम्मान निर्माण हो रहा है अपने महापुरुषों को लेकर, फुले शाहू बाबा साहब को लेकर। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कट्टरवाद जो है, जो बिना कुछ सोचे समझे जो है अपने बयान जारी करते हैं और सोशल मीडिया पर इस प्रकार से वायरल करते हैं, और इससे समझ आती है कि घृणा उनके दिल दिमागों में किस प्रकार से छाई हुई है। बाबा साहब अम्बेडकर, इनके नाम से ही वो लोग नफरत कर रहे हैं। एक और बात आपको बता दें कि तेलंगाना से ही एक बड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी के जो तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने मुस्लिम समाज को आह्वान किया है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने के लिए।
उन्होंने ये कहा है कि तेलंगाना राज्य के बजट में जो अल्पसंख्यक समाज जो कि 2200 करोड़ है, बता दें कि अल्पसंख्यक समाज के लिए 2200 करोड़ का जो है बजट अलॉट किया गया है, जो कि जिसका प्रतिशत में अगर निकाला जाए तो 0.75% होता है, 1% नहीं है। तो ये घोषित किया गया है 12% समुदाय के लिए। तो उन्होंने ये कहा है कि 12% समाज जो है वो मुस्लिम समाज है तेलंगाना के अंदर, लेकिन उन्हें सिर्फ 0.75% का बजट अलॉट करना, ये कहीं ना कहीं वो मुस्लिम समाज के साथ धोखाधड़ी हो रही है, ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने बड़ी मांग की है, कहा जनसंख्या के हिसाब से बजट आवंटित किया जाए, ऐसा बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। और केसीआर को मुस्लिमों के साथ धोखा करने की का बड़ा इल्जाम, बड़ा आरोप लगाया हुआ है। उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब है वो कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो तेलंगाना में जिस प्रकार से संख्या है मुस्लिमों की, उस हिसाब से मुस्लिमों को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं। वही एक नई अपडेट आई है और उस नई अपडेट में आपको ये बता दें कि बेंगलुरु में जैन यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कीट प्ले हुआ था और इस स्कीट प्ले में बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया था और आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था। आपने वो वीडियो भी देखा होगा। फिलहाल उन पर आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है और पूरे देश के ओर से उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। उन पर FIR दर्ज हुई है देश के कोने कोने से, महाराष्ट्र से भी उन छात्रों पर जो है बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद उन पर केस दर्ज हो गया है और फिलहाल उन पर कार्रवाई हो रही है। गिरफ्तारी की जो है उम्मीद की जा रही है। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर किस प्रकार से लोगों में घृणा है, किस प्रकार से बाबा साहब के अपमान को लेकर पूरे देश के अंदर कहिए तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर बाबा साहब के विरोध में बात कर रहे हैं। और जो लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं और उन बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करते हैं, उन लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। तो इस देश में जो माहौल चल रहा है उस माहौल को लेकर आप क्या सोचते हैं? आज की तमाम इन मुख्य खबरों को लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।